आज आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के मशहूर पॉडकास्टर हाफिज़ अहमद का लाइफस्टाइल। एक चरवाहे का बेटा सल्तनत उस्मानिया बनाई और एक चरवाहे का बेटा हाफिज़ अहमद जिसने ई कॉमर्स में सल्तनत खड़ी की पाकिस्तान में। मुझे प्राउड फील होता है ये बताने में कि हमारा आबाई पेशा भेड़ बकरियां चराना है। मेरे वालिद साहब ने भी चराई। मेरे वालिद साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी में कभी साइकिल खरीद लें, टेप रिकॉर्डर खरीद लें और रिस्ट वॉच। ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। तमाम पाकिस्तानियों का ये तासुर है कि आप पाकिस्तान के अमीर तरीन पॉडकास्टर हैं। आप चाहें तो अकेले ही पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। वाक़ईतन ऐसा है। खौफ करें। अगर एक हमें अंदाज़ा दे दें लाखों में करोड़ों में कितने पैसे कमा रहे हैं भाई, करोड़ों में। जब हम कहते हैं कि एक पॉडकास्टर है, आपने उन्हें देखा तो वो कहते हैं हाँ, जिसके सर पे बाल नहीं, मूंछें नहीं है। कि एक दफ़ा मैं कराची एयरपोर्ट उतरा, पार्किंग की तरफ जा रहा था, फैमिलीज गुजर रही थी, तो वो एक दूसरे कहते वो देखो वो गंजा पॉडकास्टर जा रहा है। मोहब्बत हुई है ज़िंदगी में। मैं मोहब्बत पे बिलीव नहीं रखता, मैं पैसों पे बिलीव रखता। पैसा होना चाहिए, सारी दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है। चौलिस्तान के एक गांव में नशुनमा पाने वाला अहमद निकलते हैं, फिर इस्लामिक तालीम हासिल करते हैं। जो शोबा है वो ई कॉमर्स अपनाते हैं, लेकिन जो शोहरत है वो सोशल मीडिया से अपनाते हैं। सर ये कहाँ से कहानी शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई? जो ज़िंदगी के नशेब व फराज थे वो कैसे आपको पाए? यार ये सब अल्लाह का करम है। मैं अक्सर इस टॉपिक पे बात करता हूँ कि कुछ लोग जब कामयाब हो जाते हैं तो घर में एक पुरानी गाड़ी खड़ी करते हैं और बताते हैं कि दादा अबू की होती थी। दादा अबू जो है गाड़ी के नीचे आके फौत हुए और कभी ज़िंदगी में गाड़ी में बैठे ना हो। तो मैंने ऐसा झूठ कोई नहीं बोला, मैंने कोई पुरानी गाड़ी घर में खड़ी नहीं की दादा अबू की, क्योंकि थी ही नहीं। मेरे दादा की बड़ी गुर्बत में ज़िंदगी गुजरी। मेरे वालिद साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी में कभी साइकिल ख़रीद लें, अच्छा, टेप रिकॉर्डर ख़रीद लें और रिस्ट वॉच। ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। उनको लगता था ये कभी पूरी नहीं हो सकेगी, इसलिए ख्वाहिश ही ये रखी थी साइकिल और टेप रिकॉर्डर तक। फिर अल्लाह ने करम किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। एक चरवाहे का बेटा सल्तनत उस्मानिया बनाई और एक चरवाहे का बेटा हाफिज़ अहमद जिसने ई कॉमर्स में सल्तनत खड़ी की पाकिस्तान में। तो सर ये कैसे हुआ? ये अगेन वही अल्लाह का करम है और मुझे प्राउड फील होता है ये बताने में कि हमारा आबाई पेशा भेड़ बकरियां चराना है। मेरे वालिद साहब ने भी चराई, मेरे दादा ने तो बहुत ज़्यादा, उन्होंने सारी ज़िंदगी काम यही किया, मेहनत मजदूरी की है, भेड़ बकरियां गाय वगैरह चराई हैं। लोग ये भी छुपाते हैं कामयाब होने के बाद। और अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी बंदा कामयाब होने के बाद आपको ये स्टोरी सुनाए कि मैंने लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की है, झूठ तो बहुत दूर, वो बकवास कर रहा होता है। सर मेरे समेत तमाम पाकिस्तानियों का ये तासुर है कि आप पाकिस्तान के अमीर तरीन पॉडकास्टर हैं। आप इतने डॉलर्स कमाते हैं, आप चाहें तो अकेले ही पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। वाक़ईतन ऐसा है। खुदा का खौफ करें, ये तो बिल्कुल झूठ है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पॉडकास्टिंग में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा देखी जा रही है पाकिस्तान में। अगर मैं गेस्ट के हवाले से बात करूँ तो हर तरह के गेस्ट, ऐसे ऐसे बड़े गेस्ट जो कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं गए वो भी आए हुए हैं। तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल अगर बात करें तो मैं यकीनन पॉडकास्ट से सबसे बेहतर पैसे कमा रहा हूँ शायद पाकिस्तान में, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है, खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें अंदाज़ा दे दें लाखों में करोड़ों में कितने पैसे लाखों में भाई, करोड़ों में। नहीं, आप खुद बताते हैं ई कॉमर्स से आप करोड़ों तक पहुंच सकते हैं। कॉमर्स में बिल्कुल है पैसा और करोड़ों तक भी है, लेकिन पॉडकास्टिंग में जी आ जाए। जो औलाद होती है वो अल्लाह की नेमतों में से एक, और बेटी के साथ तो वैसे ही बड़ा ताल्लुक होता है। तो सर कैसा ताल्लुक है बेटी के साथ? बहुत ही गहरा। ये अभी माशाल्लाह 4.5 साल की हो गई है। इसको मैंने भी स्कूल दाखिल नहीं करवाया, कह थे 2.5-3 साल में करवा दे। मैंने कहा जो हमने तीर मार लिया ना 2.5-3 साल में स्कूल जाके, मैं कोई ज़रूरत नहीं है, 5 साल आइडिया ले जाए। और हमारा दिन भी ये कहता है कि बच्चों के साथ खुद टाइम गुजारें, उनकी खुद तरबियत करें। जो इस एज के स्कूल में बच्चे जाते हैं माशाल्लाह, ये उनसे बेहतर इंग्लिश बोल सकती है, ये उनसे बेहतर लिख सकती है, इसको अल्फ़ाबेट्स का पता है, इसको काउंटिंग का पता है, तो उनका सारी चीज़ें बेहतर है। पहले टीचर आप हैं इनके? नहीं, इसकी वालदा। मैं तो क्योंकि इतना लाड करता हूँ कि मैं इसे कुछ भी नहीं कहता, तो वालदा जो है वो इसकी तरबियत करती हैं, वो उसे सिखाती हैं चीज़। सर आपने बताया कि जो आपके आबाओ अजदाद थे, डिसेंडेंट थे, वो गुर्बत से कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है, गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी है। सर आपने भी गुर्बत को देखा है? नहीं उस तरह से गुर्बत को नहीं, लेकिन नॉर्मल एक लाइफ थी। मेरे वालिद साहब इमाम मस्जिद है, 2 कमरे के क्वार्टर में हम रहते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे वालिद साहब की जॉब है। तो वो एक हाँ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ थी, लेकिन गुर्बत उस तरीके से नहीं कह सकती जो मेरे वालिद साहब और दादाबू ने देखी। यानी खाने के पैसे भी नहीं होते थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब इतना कमा रहे थे कि हमने हाँ, लेकिन लग्जरी का कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो मेरे ख्याल है ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में जाके फर्स्ट टाइम किसी होटल में खाना खाया था मैंने। अच्छा। यानी ये मुझे पता चला कि एम आलम रोड है और यहाँ पे रेस्टोरेंट होते हैं, होटल सर होते ये हैं। ग्रेजुएशन में आई थिंक बीए में आपकी इंग्लिश में जो है वो कंपार्ट भी है और आप इंग्लिश में, तो सर अब इंग्लिश कैसी है? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, क्योंकि अब वो आप यूके चले गए थे, तो बाहर ट्रैवल करते हैं तो बोल के बेसिकली इसका ताल्लुक बोलने से है।
तो हम सर अब अंदर चलते हैं। जी जी बिल्कुल। तो चाहते हैं कि अब आपको ज़्यादा ना हम खड़े होकर बात करें, बिल्कुल ये आगे जो है बात को इधर से शुरू करेंगे। सोशल मीडिया पे जब हम कहते हैं कि एक पॉडकास्टर हैं, आपने उन्हें देखा तो वो कहते हैं हाँ हाँ जिसके सर पे बाल नहीं, मूंछें नहीं है, तो वो आपने बाल लगवा लिए। अच्छा, वो लोग अब आपको ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ पे हैं, वो बाल के बगैर। बाल मेरे पहले भी थे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे। वो एक आपकी पहचान लेकिन बन आगे गई से थी। हाँ काफ़ी अर्सा फिर मैंने जब हेड शेव रखी, उसके बाद फिर मैंने ट्रांसप्लांट करवाया। हेड शेव मैंने तकरीबन 1 साल रखी है, उसके बाद ट्रांसप्लांट करवाया मैंने, और फिर अभी आ रहे हैं तो बस। लेकिन होता नहीं है कि बाज़ औक़ात हमारे जो हैं वो हमें वो तख़य्युलात में एक ही बंदा वो होता है कि यार ये जो पॉडकास्ट है इसके बाल नहीं है, ये कहा वो है, फेस वैल्यू बन जाती है। ये कहा है, कुछ लोगों ने कहा था कि यार आपकी ना वो हमें लगता था कि ये जो है ना ये सही है, और बल्कि 2-4 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक दफ़ा मैं कराची एयरपोर्ट उतरा, मैं पार्किंग की तरफ जा रहा था, तो 1-2 फैमिलीज गुजर रही थी, तो वो एक दूसरे कहते वो देखो वो गंजा पॉडकास्टर जा रहा है। इस तरह तो मतलब एक पहचान बनी थी कि गंजा पॉडकास्टर, लेकिन ठीक है, आप बालों वाला पॉडकास्टर क्या लेंगे। अच्छा सर, आप और दीगर जो भी ई कॉमर्स फील्ड वक्त कर रहे हैं वो कोर्सेज बेचते हैं 50,000 70,000 और कहते हैं कि आप ख़रीदें और लाखों कमाना शुरू कर दें। बदकिस्मती के साथ हम सुनते हैं कि वो बेचारे तो कर्जदार बन जाते हैं, लेकिन बेचने वाले हैं वो लाखोंपति बनते रहते हैं। अच्छा, आपने सवाल ना बड़ा महज़ब तरीके से पूछा है। आपको सीधा पूछना चाहिए कि आप मंजन बेचते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं आप मंजन सेलर्स हैं। अच्छा, मंजन देखें, मैं अभी भी कहता हूँ कि बिल्कुल हम मंजन बेचते हैं, लेकिन हम फ्री में जो मंजन देते हैं कि आप ये फ्री में ले लें और इस फ्री में सारी इन्फॉर्मेशन सीख लें। लेकिन हमारी कौम ऐसी है, वो कहते नहीं, हमें सामने बैठ के हिला के, हाथ हिला के, और जो चीज़ चाहिए वो हमें फ़ौरन, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो फेस टू फेस बताई जाए, उस पर ज़्यादा फिर फी चार्ज होती है। लेकिन जितने कोर्सेज़, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में जितने लोग भी कोर्सेज़ करवा रहे हैं सबके फ्री वर्जन्स उसी चीज़ के मौजूद हैं। वही जो लाइव बैठ के बताना है वो एक दफ़ा रिकॉर्ड करके बता दिए, तो जो सीखने वाले हैं वो फ्री में भी सीख जाते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जो नहीं सीखने वाले या कंसिस्टेंट नहीं रहते वो पैसे दे के भी नहीं सीख पाते। और एक चीज़ सुपर क्लियर होना चाहिए कि लोग ये समझते हैं कि हम ये कोर्स करेंगे और कल हम $1 मिलियन हमारे अकाउंट में आ जाएगा, कभी भी नहीं आएगा। और कोर्स करके भी, पेड कोर्स करके भी लोग, आईटी की फील्ड के लोग मैं जानता हूँ जो नाकाम है, और फ्री कोर्स सीख के थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैट्रिक इंटर वाले, वो भी पैसा बना दें। तो ये एक स्किल है, जो इसमें मेहनत करेगा वो पैसा बना लेगा। ये स्किल है, इसका पेड से या अनपेड से, फ्री से, इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। सर मेरे समेत जो सोशल मीडिया के लोग हैं जो कि इंटरव्यूज़ करते हैं वो आपसे इख्तलाफ रखते हैं। किसी टाइम तो आपको हम बहुत ही बुरी नज़र से भी देखते थे कि एक टाइम था कि हमें लोग फ्री में इंटरव्यूज़ देते थे, हमें फ्री में टाइम देते थे, लेकिन जब आप आए हैं तो वही लोग हमसे पैसे मांगने लगे। वो कहते हैं कि यार वो हाफिज़ अहमद ने हमें 3 लाख दिया, हमें 2 लाख दिया, तो मैं आपके पास फ्री क्यों आऊँ। तो हमें बड़ा इख्तलाफ है आपसे। अच्छा, इस बात के ना 2 जवाब है। एक तो ये मैं क्लियर तो बाद में करूँगा, और वो भी इसलिए कि आप अच्छे आदमी, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। वरना नॉर्मली आई डोंट केयर, आई डोंट बॉदर कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में उसके क्या ख्याल आता है, मुझे टके का फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों से बहुत आगे नहीं, मैंने अपना काम करना होता है। अगर मेरे पास इतना टाइम हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं तो फिर मैं ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन आप क्योंकि शरीफ आदमी, आपसे पुराना ताल्लुक है, तो मैं आपको बताता हूँ 90% इस वक्त इंडस्ट्री के लोग जो पैसे चार्ज करते हैं वो मेरी पॉडकास्ट में फ्री आते हैं। अब मैं आपको सिर्फ 2-3 नाम गिनवा देता हूँ। ताबिश हाशमी फ्री में, उनका इतना बड़ा नाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अताउल्लाह ईसा खेलवी फ्री में आए मेरी पॉडकास्ट में, शोबिस का नाम बताया। अब इनके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे मना किया था कि हमारी मार्केट ना ख़राब करवाना, तो बहुत से लोग हैं जो फ्री में आते हैं और चार्ज भी करते हैं। अब देखें, मैं ये कहता हूँ कि यार वाकई अगर एक बंदे का काम है, वो कहते हैं भाई आप मेरा पॉडकास्ट करेंगे, उससे आप पैसे कमाएंगे, तो वाई नॉट मी, मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। सर ये कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो आपके पास फ्री में लोग आ जाते हैं? ये अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्योंकि व्यूअरशिप काफ़ी बेहतर है, बल्कि मैंने एक बात कही थी अभी पिछले दिनों में, ईद पे मौलाना तारिक मीर साहब के पास गया था, तो मैं हंसी मजाक में, वो जो सब भी बैठे थे, तो मैं उन्हें बता रहा था, मैंने कहा था कि जो बंदे पहले कहते थे ना पॉडकास्ट नहीं आना, टाइम नहीं है, जब उन्होंने देखा ना कि मैंने मौलाना साहब के साथ 2 दफ़ा पॉडकास्ट की है, अब वो भाग के आते वो करने आते हैं। तो बल्कि एक और शख्सियत है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनको मैं काफ़ी अरसे से पॉडकास्ट के लिए अप्रोच कर रहा था। आपने पूछा ना क्यों आ जाते, मैं गिदर सिंह बता रहा हूँ। तो अप्रोच कर रहा था, वो मुझे टाइम नहीं दे रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि मैंने मौलाना तारिक मीर साहब की पॉडकास्ट की, उस बंदे को मुझे खुद मैसेज है, आप सब ने आपके पॉडकास्ट में आना है। मैंने कहा अब आ गए आप लाइन पे। तो ये होता है कि जब इतने बड़े बड़े नाम आपके पास आ जाते हैं ना, तो फिर दूसरे नामों को दिल करते हैं यार अगर इतना बड़ा नाम बैठा तो
फिर छोटों का दिल करता है कि हम भी बैठ जाएं। सर आप तो बड़े बड़े गेस्ट पकड़ लेते हैं, लेकिन हमसे आप ही नहीं पकड़े जा रहे थे। आपके पाँव पे कौन सा तिल है कि आप पाकिस्तान में नहीं रहते? ज़्यादातर हम देखते हैं कि आप यूरोप होते हैं या आप पाकिस्तान से बाहर ही होते हैं। नहीं, मेरा सफ़र कुछ का शौक है, टूरिस्ट हैं, क्या हैं आप? शौक भी है और काम भी होता है। तो अभी क्योंकि दुबई में भी काफ़ी आना जाना होता है, तो इसलिए बाकी भी ट्रैवलिंग होती है दुनिया में। शौक भी है और काम, दोनों चीज़ें। और वो पाँव में तिल वाली जो हम बचपन में सुना करते थे, पाँव में तिल हो तो सफ़र ज़्यादा होता है, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा तो मुझे पता नहीं था, मैं इन चीज़ों पे यकीन रखता हूँ। ये है कि ट्रैवल करता हूँ, अभी थोड़ा सा पहले जापान भी गया था, तो ट्रैवलॉग का भी मुझे शौक है और फिर वहाँ से कुछ पैसे भी बन जाते हैं ट्रैवलॉग करने से, तो सफ़र का खर्चा भी निकल आता है। सर ये जो बाल हैं ये फ्री में लगवाए थे प्रमोशन करके या पैसे दिए थे इन्हें? ये वैसे वो एक्चुअली मुश्किल में वो सवाल बताते है, हैं कि आपके दोस्त भी थे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने फ्री में लगवाए हैं, दोस्त हैं। प्रमोशन कर दी थी या मोहब्बत नहीं, में वो लगे? प्रमोशन ना भी करता तो उन्होंने कहा था मैं फ्री में लगा दूँ। आपको पता है कि जब हम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या दीगर अकाउंट्स ओपन करते हैं ऐप्स, तो जो हेयर प्लांट की वीडियो आती है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आती है, और मुझे लगता है कि आप ही बेस्ट ऑप्शन थे जो कि हेयर प्लांट की कमर्शियल कर सकता है। अच्छा देखिए, प्रमोशन एक है कि आप एक काम करवाए बगैर प्रमोशन कर दें। मुझे अच्छा, एक प्रमोशन जो मैं नहीं करता वो प्रॉपर्टी की है। मुझे 10-10 लाख भी ऑफर हुआ कि 10 लाख रुपए लें और आपने हमारे प्लाजे की प्रमोशन करनी है कि जी, या लाहौर में, इस्लामाबाद में हमारा फला टाउन में प्लाजा बन रहा है और उसमें अपार्टमेंट हम इतने का बेच रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, इस पर क्योंकि बहुत से लोगों के साथ पाकिस्तान में इस मामले में फ्रॉड हुआ है। फाइल्स के मामले में, अपार्टमेंट्स के मामले में, पैसे दिए फाइल ने, उसके बाद वो नहीं बना। अभी एक मशहूर शख्सियत हैं शाहिद अफरीदी साहब, उन पे भी एक केस चल रहा है इसी मामले में कि वो ब्रांड एम्बेसडर थे। अच्छा, तो मुझे उनका तो आइडिया नहीं इस बात का, यानी उनके इस मामले का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस शुरू से मुझे ये ज़हन था कि मैंने ये नहीं करनी। अब जब बालों को मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा यार फिर अगर मैंने प्रमोशन करनी है फिर मैं करवा के करूँगा, मैं खुद उस प्रोसीजर से गुजरूँगा और मैं लोगों को जो मेरा ओपिनियन है वही शेयर करूँगा। उन्होंने मुझे नहीं कहा कि आप ये बोलें, मैंने खुद करवाया, जो कुछ मैंने फील किया वो मैंने बताया उसमें। सर हमारे माशरे में एक हाफिज़ को मुतशद्दिद समझा जाता था, और समझा जाता था ये पता नहीं जो आम लोग होते हैं वो बड़ा उनसे दूरी और नफ़रत करता है, लेकिन एक हाफिज़ अहमद पॉडकास्टर आते हैं, वो लिबरल्स को भी अपने सामने बिठाते हैं, फेमिनिस्ट को भी अपने सामने बिठाते हैं, इस्लामिक लोगों, स्कॉलर्स को भी अपने सामने बिठाते हैं और सबको बिठा के एक जैसी बात करते हैं। यानी कि एक हाफिज़ का इस मीडिया में आके एक पॉजिटिव रोल दिखाना, तो ये कितना मुश्किल था? अब मुश्किल तो मुझे नहीं लगा, थोड़ा सा इस हवाले से लगा था कि मुझे लोगों ने कहा बुरा भला, क्योंकि मेरा अपना एक मजहबी बैकग्राउंड है। जब एक्ट्रेसेस मेरी पॉडकास्ट में आई कुछ, तो उस पर लोगों ने काफ़ी कहा कि जी ये आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहना था मैं बॉदर ही नहीं करता, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो किस मट्टी से बने हैं, आपको कुछ भी नहीं होता, लोग तो फेडअप हो जाते हैं। नो नो नो, अल्लाह का इतना करम है, मैं बाज़ दफ़ा हा का रिएक्ट देता हूँ, कमेंट में कोई गालियाँ दे, मैं हाँ मैं कहता जा खुश हो जा। जब मेरे पास एक्टर और एक्ट्रेसेस आते हैं शोबिस के लोग, मैं उनसे मज़हब की बात लाजमी करता हूँ कि आप उम्रे हज पे गए, कब गए, आपका कैसा एक्सपीरियंस था। जब उलमा आते हैं तो मैं उनसे फिल्म और गाने की बातें भी करता हूँ। मैंने मुफ्ती तारिक मसूद से भी पूछा था, मौलाना साहब से पूछा था, मौलाना तारिक मेरे साहब से पूछा था आखिरी मूवी कब देखी, आपका फेवरेट गाना कौन सा। यार इससे ना लोग एक दूसरे के करीब होते हैं, ये वो और ये वो, ये दीनदार ये दुनियादार ऐसा नहीं होता। जो मुसलमान है उसने दुनिया भी कमानी है, उसने आखिरत भी कमानी है। एक्ट्रेसेस थी जिनका आपने इंटरव्यू किया तो आपको बहुत कंडेम किया लोगों ने, कोई नाम बताना मुनासिब समझे थे? हाँ, मैं नहीं, सबसे पहला क्योंकि मैंने किया था फिजा अली का, एक्ट्रेसेस में अगर जाऊँ तो तब लोगों ने बहुत, फिर उसके बाद लोगों ने भी कहा यार ये ढीठ है, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सर आपकी उर्दू बड़ी खूबसूरत है, लेकिन आपने जो आँख है नशुनमा पाई है जिस घराने से, वो सराइकी थे, तो उर्दू अच्छी कैसे हो गई? उर्दू भी अच्छी और सराइकी भी अच्छी और पंजाबी भी अच्छी, यानी और मैं अब तो परफेक्ट इंग्लिश नहीं भी कह अच्छी रहा, परफेक्ट नहीं कह रहा, लेकिन जो बेहतर हुई वो ये तीनों ज़बानों की बेहतरी का क्रेडिट अताउल्ला ईसा खेलवी को जाता है। अताउल्ला ईसा खेलवी? जी जी, क्योंकि बचपन से उन्हें सुना, वो तीनों ज़बानों में गाते हैं, फिर ऐसे अल्फाज आने जिनका मतलब नहीं पता होता था, फिर ढूंढना, डिक्शनरी का ज़माना होता था या किसी दोस्त से बड़े से पूछना, यार वो लाला ने गाने में ये बात की, इस लाइन का क्या मतलब है। तो ये बेसिकली जो है ये अताउल्ला के गाने सुन सुन के जो है ना ये बेहतर हो गई। सर हमें भी कुछ सुनाएं, उनका पसंदीदा कोई गाना या कोई शेर जो आपको आज भी आपके दिल के करीब हो। यार बहुत सारे हैं, अभी कोई ऐसा उस तरह से तो याद नहीं है। कोई सराइकी दौड़ा मैं आपको सुना देता हूँ। आढ़ा खान एक बड़े मशहूर सराइकी शायर गुजरे हैं, उनका है कि कुछ मैं हिसास तबीयत हाँ, कुछ ओला गरज मिजाजे, कुछ हासिद लोक भी लाई रख दिन, कुछ प्यार च रुसन रिवाजे, कुछ गलतियां हिन मैं गाफिल विच, कुछ इश्क किता मोहताजे, कुछ आढ़ा किस्मत माड़ी हिम, कुछ कम जरफी दाराज। अरे 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 वाह वाह सर, मोहब्बत हुई है ज़िंदगी में। और ये हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जो अताउल्ला ईसा खेलवी हैं
उनको वही सुनते हैं जिनके दिल टूटे होते हैं। अच्छा, मैं मोहब्बत पे बिलीव नहीं रखता, मैं पैसों पे बिलीव रखता हूँ। आपने तो बात ही खत्म कर दी। हाँ, मोहब्बत लेकिन बकवास होती है, कोई पैसा होना चाहिए, सारी दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है। तो सर अपने घर वालों को पहली जो तनख्वाह या पहले पैसे कितने दिए थे? पहले जब मैं 2011 में इंग्लैंड गया था, तो मैं गया था रमज़ान में, तो मैंने बड़ी ईद पे मुझे याद है 1 लाख रुपए भेजा था 2-2.5 महीने के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह। वो कुर्बानी के हाँ, लिए कुर्बानी के लिए, और वो बहुत बड़ी अमाउंट थी। 1 लाख रुपए 1 लाख रुपया 2011 में, और यूके जाने के अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने बाद ही, 2-2.5 महीने बाद ही, और उसके बाद तो फिर अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर होगी। तो आज तक सर अच्छा कोई सिलसिला चल रहा है। ऐसा यूके का वाकया जो आपने, कोई ऐसा टाइम आया हो कि आपने कहा कि यार मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ कभी ज़िंदगी में, या फिर जो है वो खुद का साथ अलग हो गया हो या रो के गुजारी हो, कुछ इस तरह का वाकया हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मतलब जो कि सुनाते हैं वो आप झूठ सक्सेस ही बोलते रहे हैं। हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो सुनाते हैं वो झूठ बोलते हैं, ये भी पॉइंट अच्छा, मेरा ये नोट कहानी कोई सदाकत नहीं है। बकवास होती है, हर बंदे ने अपनी कहानी अच्छा, हमें तो सच्ची बहुत होती है। मिलती हैं। सब झूठ होता है, बता रहा हूँ ना, ऑन कैमरा बता रहा हूँ, सब झूठ बोलते हैं। ओके। एक बंदा भी सच नहीं बोल रहा होता जो बताता मेरे लाइफ में ये मुश्किल आ गई थी। मुश्किलात सबको आती हैं, लेकिन मुश्किल आई, मैं 4 दिन ऐसे बैठा रहा, मैं रोता रहा, वो सब बकवास है, कुछ नहीं ऐसा होता लाइफ में। सब सेट होता है, अल्लाह का करम होता है, बस आप अल्लाह से मांगते रहें, सब सेट होता है लाइफ में। तो यूके में कितने पाउंड्स जो थे, आप पर डे काम कर रहे थे या जॉब कर रहे थे महाना? मैं भाई डेली के 18 घंटे काम करता था। 24 में से 18 घंटे डेली काम करता था मैं। 6 घंटे सोता था, क्योंकि मैं बिल्कुल गरीब फैमिली से था, मुझे अपनी लाइफ बदलनी थी, तो मैं वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ पे पर आवर वेज होती है, तो इसलिए मैंने फिर 18 घंटे तो 1 घंटे के उस ज़माने में कितने पाउंड्स मिला करते थे आपको? यार एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 6 पाउंड के करीब थे 1 घंटे के। ये भी मेरे पर अल्लाह का करम ही था ना, सर ये कि अभी 6 वहाँ पे पाउंड जो है जो अभी है स्टूडेंट्स वो होते 6 थे ना, स्टूडेंट्स, उनको क्योंकि 20 घंटे अलाउ थे ना हफ्ते में, अब वो 20 घंटे से जब ऊपर काम करते थे तो लोग उन्हें कैश इन हैंड देते थे, और 3 पाउंड फी घंटा या 2.5 पाउंड, इससे ऊपर नहीं देते थे। मेरे ऊपर अल्लाह का करम में कुछ ऐसा था कि जॉब भी मिली, तो वो अच्छे लोग थे। मैंने कहा जी मैंने घंटे ज़्यादा करने, लेकिन मिनिमम वेज, उन्होंने कहा हम आपको मिनिमम देंगे, हम हक नहीं मारेंगे, तो ये उनका क्रेडिट है। सर जब अच्छे घर लोगों आपने का। कॉल करके कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपए भेज रहा हूँ, क्या एहसासात क्या थे घर वालों के? अच्छी फीलिंग थी। अब जाहिर है, आपको पता है हमारे जो पेरेंट्स और हमारे दरमियान कुछ जो हमारी जनरेशन है ना, इतना हिजाब होता है कि वो इजहार ज़्यादा नहीं करते, लेकिन खुशी होती है, दोस्तों में बताते हैं, मेरे सामने नहीं इजहार करते। जवान हो गया, उन पैसे भेजने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सर शाम के औकात में क्या मसरूफियात आपकी होती हैं? जब भी घर पे होता हूँ तो कोशिश होती है, हमेशा तो नहीं कामयाब होता इस कोशिश में, लेकिन कोशिश होती है कि बेटी को लेके कहीं बाहर निकलो, उसको थोड़ी सी आउटिंग करवा दी, पार्क में ले गया, आइसक्रीम खिला दी, बस इस तरह थोड़ा तो सा आज की घूम फिर के क्या वापस आ मसरूफियत जाए। है? आज भी यही कर लेते हैं। तो हम भी आपको ज्वाइन जी जी प्लीज चलें सर, अब आपके साथ चलते हैं। आइए प्लीज। सर जो गेस्ट होते हैं उनको कैसे लिस्ट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि ये गेस्ट बुलाना है, वो कैसे गेस्ट बुलाते हैं? यार मैंने क्योंकि पॉडकास्ट शुरू की थी शौक के लिए, तो इसमें भी मेरा शौक जो है ना वो चल रहा है साथ, यानी कि एक गेस्ट अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, यानी चाहे मुझे उसे जितना मर्जी मशहूर हो, अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं उनको नहीं बुलाऊंगा। मैं सिर्फ वो गेस्ट बुलाता हूँ जो मुझे पसंद होते हैं, या जिनका काम जो पसंद से मुराद ये नहीं है कि मेरा कोई ज़ाती ताल्लुक, लेकिन जो मुझे ज़रा बेहतर लगते हैं मैं सिर्फ उन्हीं गेस्ट को बुलाता हूँ। तो बहुत से ऐसे गेस्ट हैं जो फ्री में आने को तैयार हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगते तो मैंने नहीं बुलाया उनको। सर माजी में एक आपकी कंट्रोवर्सी बनी थी, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आपने डमी बनाई थी, बिल्कुल। उसके बाद ये भी पता चला कि आपको बेशुमार थ्रेड्स आए। जी बिल्कुल। सर वो क्या वाकया क्या था? वाकया यही था कि मैंने उनकी डमी बनाई, पॉडकास्ट में बिठाया, तो वो गुस्सा कर गए, और वहाँ पे मुझे उन्होंने, किसने किया? उनके चाहने वालों ने, जाहिर है जो उनके पैरोकार है। अच्छा, उसमें कुछ लोगों ने मुझे नीचे, बल्कि कुछ नहीं, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे गालियाँ दी। अच्छा, अब जो गालियाँ दी तो मैंने कुछ प्रोफाइल जाके देखी, माशाल्लाह बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ सर पे पकड़ी, तो मैंने यकीन करें उनके लिए दुआ भी नहीं निकली कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। होता है ना बंदे, मैं दुआ करता हूँ सबके लिए, उनके लिए दुआ भी नहीं निकली। मैंने कहा जिनकी इतनी बदनसीबी हो, जिन पे अल्लाह की ये फिटकार हो कि सुन्नत रसूल और पगड़ी के बाद वो नबी की हदीस के खिलाफ जा रहे हैं और किसी को गालियाँ दे रहे हैं, मैंने कहा इन पे अल्लाह का पहले ही अज़ाब काफ़ी है, तो इनके लिए क्या करना है इनको। तो फिर मैंने उसको उससे मामले को उधर ही छोड़ दिया। सर पाकिस्तान से बाहर से आपको थ्रेड कॉल आई थी? अफगानिस्तान से गालिबन बस आई थी कहीं से। जी तो बिल्कुल सर आई वो कॉल में उन्होंने क्या कहा था? कॉल तो इतनी लंबी नहीं चली, बस एक आई थी, मैंने काट दी, लेकिन मैसेजेस आए थे काफ़ी, और कि जी देख लें, हाँ कि जी देख लें आपने अंबिया की तौहीन की है ये वो। मैंने कहा यार, और जो गालियाँ दे रहे हैं नीचे दाढ़ी पगड़ी रख के, वो तौहीन कर रहे हैं कि मैं तौहीन कर रहा हूँ।
लेकिन बहरहाल मैंने इस मैटर को फिर, मुझे घर वालों ने भी समझाया कि छोड़ दें और नहीं कोई फ़ायदा, तो फिर मैंने वो डिलीट कर दिया। लेकिन बाद में जमीयत उलमा इस्लाम के लोग आपके पास आए, बैठक हुई, बातचीत हुई, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आपसे रब्ता किया या क्या हुआ नहीं, उसके बाद? उनके यहाँ पे उनके कुछ लोग आए थे जो पंजाब के ज़िम्मेदार हैं। असल में उनकी जमात में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं। उनके रेफरेंस से उन्होंने भी फिर कहा यार आप डिलीट कर दें। फिर उनके बंदे आए, खाना शाना खाया, टाइम लेके आए, टाइम बना, आए ऑफिस आए, खाना शाना खाया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक थोड़ी सी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि जी आपने डमी की बजाय आप मौलाना के साथ पॉडकास्ट कर लेते। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए उन्होंने शर्त ये रखी कि हमारे पंजाब के एक कोई ओहदेदार हैं, आप पहले उनको करें, फिर उनको, उसके बाद हम एक उनसे थोड़ा ऊपर फिर मौलाना तक। मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे, इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पे कि मैं उनको करने के लिए नीचे से ऐसे शुरू। मैंने कहा डायरेक्ट करनी है तो कर लें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्तकबिल में अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब से पॉडकास्ट का इत्फाक हो हाँ ज़रूर करूँगा, तो काबिल एहतराम है। वो डमी मैंने कोई तौहीन की नीयत से नहीं बनाई थी, मुझे नहीं पता था कि वो माइंड कर जाएंगे। ज़रूर करूँगा, लेकिन जो उनके लोगों ने रखी ना कि पहले हमारे 2-3 छोटे लोग करें फिर हम आपको मौलाना तक, मैंने कहा नहीं भी ऐसी ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान के जो मशहूर प्रोग्राम्स हैं उनमें डमी बना के पेश किया जाता है, किया जाता है। लेकिन आखिर आप पर ही क्यों इतना उन्होंने तनकीद की बरसात की? क्या कोई ज़ाती तौर शायद पे उन्हें, रंजिश थी आपके नहीं, साथ? उन्हें शायद ये लगा कि यार इनको नहीं करना चाहिए था, कि ये हाफ़िज़ कुरान है, ये खुद आलिम दीन के बेटे, इनको नहीं करना चाहिए था। तो ठीक है, उनकी एतराज़ पे मुझे भी मसला नहीं है, लेकिन वो जिन लोगों ने ज़्यादा गालियाँ वगैरह और फैमिली को गालियाँ ये वो, मैंने बताया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस उन पे हुआ कि यार ये इनकी तरबियत है, मतलब ऊपर से पगड़ी है, दाढ़ी है और हरकतें देखो इनकी। सर आपने मौलाना तारिक जमील साहब के साथ पॉडकास्ट की और वो पॉडकास्ट इतनी वायरल हुई कि हमें बहुत सारी नई चीज़ें सुनने को मौका मिला, और मौलाना साहब से तो पहले ही लोग बेशुमार मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसके बाद और मोहब्बत हमें मिली। अच्छा सर, हाँ हम देख रहे हैं कि हमने सुना भी कि मौलाना साहब उनके बेटे की वफ़ात के बाद बुरी तरह मुतासिर हुए, उन्होंने खुद भी कहा। तो क्या अब मौलाना साहब रिकवर हो रहे हैं? आपकी तो दोस्ती भी है मौलाना साहब से, अभी ईद के मौका पर भी शायद आप उनके साथ उनकी शफ़क़त है, हमारी क्या औकात है, उनकी शफ़क़त है, वो मोहब्बत फरमाते हैं। जो सब भाई हैं उनके बाकी लोग हैं, तो वो मुलाकात हो जाती है, बैठ जाते हैं, सलाम दुआ गपशप हो जाती है। वो अंदर से टूट चुके हैं, मतलब ऊपर से वो मुस्कुराते भी हैं, बात भी करते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अंदर से ख़त्म हो चुका हूँ, बस मैं अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। हम कोशिश करते हैं जब भी उनके साथ बैठें तो हंसी मजाक की बातें करें, ताकि कुछ उनका गम हल्का हो। नहीं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि रिकवर हो रहे हैं? हाँ, बेहतरी आ रही है, यकीनन बेहतरी आ रही है, और उम्मीद है कि मज़ीद बेहतरी आएगी, और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को आसान करें। सर कोई ऐसी चीज़ जो मौलाना साहब से आपने सीखी, उस पर अमल किया और आपने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत चीज़ है? यार मैंने ना मौलाना साहब को पॉडकास्ट में भी कहा था, मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं मौलाना से जो कुछ सीखता हूँ वो 5-6 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। सोहबत का असर होता है ना। हाँ, अब मैंने मौलाना को बताया पॉडकास्ट में, मैंने कहा मौलाना आपकी पॉडकास्ट में आता हूँ तो जाके 5-6 दिन मेरे अखलाक पीक पे रहते हैं। तो मौलाना भी खिलखिला के हंसे। मैंने कहा 5-6 दिन के बाद फिर मैं वही हो जाता हूँ जो मैं पहले था। तो इससे तो यही है कि कोई भी काम है ना, सोहबत किसी की लें या दीन का काम जो सीखना है, तो फिर वो मुस्तकिल हो ना, तब उसका फ़ायदा होता है। सर ये आफ्ताब इकबाल साहब के साथ आपने हाल ही में पॉडकास्ट की, और आफ्ताब इकबाल के बारे में तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों का वो यही है कि आफ्ताब इकबाल इखलाकियात के हवाले से कोई अच्छे नहीं हैं। कुछ ये भी कहते हैं, पंजाबी का लफ्ज़ है कि बड़े खरूस किस्म के हैं वो। आपने कैसा पाया आफ्ताब इकबाल साहब को? मैंने आफ्ताब इकबाल साहब को इंतहाई अच्छा इंसान पाया, और उनके अलावा भी मुझे तो आज तक कोई बुरा आदमी नहीं मिला। अगेन लोग झूठ बोलते हैं कि भाई आप एक बंदे को मिले ही नहीं है, यानी किसी भी बंदे को ये राइट नहीं है किसी भी शख्सियत के बारे में कि यार वो ऐसा है जिसको आप मिले नहीं। और एक है राह जाते मिलना, राह जाते कोई बंदा किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हो सकता है, वो अपने फैमिली के साथ है, वो मसरूफ है, कोई भी बात हो सकती है, किसी के साथ टाइम गुजार के आप बताएं कि हाँ यार ये बंदा अच्छा है कि बुरा है। तो आफ्ताब साहब के साथ तो मैं इशा के बाद उनके घर गया और फजर तक मैं उनके पास बैठा रहा। 3 घंटे की पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई, बेहतरीन उन्होंने हमारा इकराम किया। फिर उससे एक दिन पहले अपने शो में उन्होंने मुझे बुलाया था, और इससे पहले भी 2020-21 में भी उन्होंने मुझे अपने शो में बुलाया था। तब भी मेरी जब जो उनसे बातचीत हुई थी, बहुत आला अखलाक के मालिक है, मुझे तो हर चीज़ ही बहुत ज़बरदस्त मिली। उनके जो टीम मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि पैसे मार लेते हैं, तनख्वाहें नहीं देते और अपनी मर्जी का काम करवाते हैं, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जो मुझे इस बात से लगता है वो ये लगता है कि नॉर्मली
या कहीं ना कहीं शायद टीम मेंबर ये समझते हैं कि ये जितना पैसा कमा रहे हैं ना ये हमारी वजह से और सारा हमें दे दे। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जो सैलरी होती है वही होती है ना, जो अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा वो वरासत में मेरे ख्याल किसी ने हिस्सा मांगा होगा तो उसी पे एतराज़ होगा। सर ये बाकी तो मुझे नहीं आइडिया। बस आखिरी सवाल सर, ये कि आप कोई ऐसा बंदा जिसको आप लाइन अप कर रहे हैं एक अरसे से और वो लाइन अप नहीं हो रहा नहीं, कोई भी और नहीं। दिली ख्वाहिश भी है? कोई ख्वाहिश नहीं। अताउल्ला ईसा खिलवी रहते थे, दो ही ख्वाहिशात थी जब पॉडकास्ट शुरू की थी, बल्कि लोग इस पर भी तनकीद करते हैं, मौलाना तारिक जमील और अताउल्ला ईसा खिलवी, ये दो मैंने करने हैं। मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, अताउल्ला ईसा खिलवी उस वक्त यहाँ पे थे नहीं, मौलाना से भी 8-9 महीने के बाद जाके टाइम बना था। जब स्टार्ट की बात आफ्ताब इकबाल साहब से भी ताल्लुक भी था, आफ्ताब इकबाल साहब से 1 साल से बातचीत हो रही थी, टाइम बना जाके। तो अताउल्ला ईसा खिलवी लास्ट अभी वही रहते थे कि यार बस ये हो जाए। अभी बाकी नॉर्मल गेस्ट होते हैं और अच्छे अच्छे गेस्ट होते हैं, लेकिन एक होता है ना क्रेज़, वो क्रेज़ किसी का भी इंजीनियर नहीं। मोहम्मद अली मिर्जा की भी आपने सिर्फ 5 पॉडकास्ट दफ़ा की। की है। तो इंजीनियर साहब के बारे में तकरीबन पाकिस्तान से बाहर भी जो मुसलमान हैं जो उर्दू समझते हैं वो समझते हैं कि शायद ये इस्लाम दुश्मन है, आप भी यही समझते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता, मैं किसी को भी ऐसा नहीं समझता। सब लोग अपने अपने डोमेन में अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, कोई भी इंसान फरिश्ता तो नहीं हो सकता, हर इंसान में कमियां कुताहियां होती है, गलती किसी से भी हो सकती है। सर ये टाइम वाकईतन बड़ा कीमती टाइम है माशाल्लाह। आप बेटी के साथ, सर बाप और बेटी का रिश्ता हमने सुना है कि बहुत ही मजबूत होता है, आपका आयशा के साथ कैसा ताल्लुक है? अच्छा आप बताएं अंकल को आपके और मेरा कैसा ताल्लुक है, कैसी दोस्ती है हमारी? बाबा के साथ कैसी दोस्ती है आपकी आयशा? बहुत अच्छी। पापा कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, घुमाते हैं? कहाँ कहाँ जाती हो पापा के साथ? पार्क में भी अपनी गाड़ी चलाती हूँ। वाह, पार्क में भी आती हैं और गाड़ी भी चलाती हैं। वो जो आपकी रेड गाड़ी थी वो तो बहुत प्यारी है, वो बाबा ने लेकर दी है। तो फिर बाबा के साथ भी आप आती हैं और वो भी चलाते हैं, दोनों में से अच्छी कौन सी लगती है, अपने वाली या बाबा वाली? बताएं आपको कौन सी वाली बाबा की गाड़ी अच्छी लगती है कि अपनी गाड़ी? बाबा वाली गाड़ी अच्छी है। अच्छा, अभी ये आयशा बहुत अच्छी बच्ची है। आयशा कुछ सुना दें अंकल को। दिन हुआ शाम हुई रात हुई, अब भला ये भी कोई बात हुई। दिन हुआ शाम हुई रात हुई, अब भला ये भी कोई बात हुई। वाह 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 वाह। और Very आप तो good. बहुत अच्छे आपको शेर आते हैं सर। हमने पॉडकास्ट में देखा था और उस वक्त शायद कि वो तमाम जो आपके ऑडियंस है, आपको देखने वाले, वो बड़े मुतासिर हुए थे कि आपका बेटी के साथ बड़ी मोहब्बत है। लेकिन सर हमारे मुआशरे में इतनी मोहब्बत नहीं बेटी के साथ की जाती, उसको दूर रखा जाता है। आपके नज़दीक बेटी क्या है? अभी मेरे ख्याल में काफ़ी शौर आ गए, अब आ गया, हम ऐसे ऐसे निकलते जा रहे हैं इन चीज़ों से। नो डाउट बहुत से लोग अब बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। तो मेरा मेन मकसद इसको कैमरे पे लाने का और साथ दिखाने का यही था कि यार जिस तरह बेटों को आप ट्रीट करते हैं, बेटियों को भी उसे बल्कि उससे बढ़ के ट्रीट करना चाहिए। सर मैं आपसे बात कर रहा तो आपने बताया कि इसको स्कूल में नहीं लगा रहे बल्कि मैं खुद और इनकी जो वालिद हैं वो तरबियत कर रही है इनकी। तो ये वाकईतन अच्छा है कि बच्चों को स्कूल लगाने की बजाय खुद तरबियत की जाए। नहीं, स्कूल भी इसको एडमिशन दिलवाना है अभी नहीं, इंशाल्लाह, आपने कहा लेकिन मेरा था कि यार 5 साल में करवाएंगे। ये जो 2-2.5 साल का बच्चा स्कूल दाखिल करवा देते हैं, मेरे ख्याल में ये बेइज्जती है बच्चों के साथ भी। मासूम बच्चे होते हैं, उनका टाइम होता है वालिदैन के साथ टाइम गुजारने का, वालिदैन से सीखने का। वालिदैन सिखाते नहीं, वो समझते हैं कि स्कूल में टीचर सिखा देंगे, क्यों सिखाएंगे भाई? आयशा नाम आपने रखा था या इनकी ये वालिदा हम ने? दोनों ने मिलके रखा जी था। मिलके रखा ज़्यादा सुजेशन किसकी थी? मेरे ख्याल में दोनों की बराबर थी। मुझे भी आयशा बहुत पसंद था, उनको भी आयशा बहुत पसंद था, तो हमने इसका नाम आयशा अहमद रख दिया। तो सर दुआ है हमारी, अल्लाह ताला ये जो फूल है हमेशा आपके साथ खिलता रहे। अल्लाह ताला इसको लंबी उम्र, इज़्ज़त वाली लंबी उम्र अता फरमाए और अच्छे नसीब और ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। और आपकी और आयशा की मोहब्बत ऐसे ही कायम व दायम रहे और हमारे देखने वालों की मोहब्बत भी इसी तरह कायम व दायम और रहे। आपके आने का बहुत शुक्रिया, सर, बड़ा हमने भी बहुत एंजॉय किया आज। इसी पर अपने मेज़बान और हाफिज़ साहब को इजाज़त दें। हाफिज़ साहब ऐसी शख्सियत के मालिक हैं, जितनी बातें करेंगे तो वक्त कम हो जाएगा, लेकिन बातें आपको ऐसी मिलेंगी कि वो ज़िंदगी के कहीं ना कहीं आपको काम देंगी। तो हाफिज़ साहब आप आखिर में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं हमारे देखने वालों को। हाँ, मैं भी आखिर में पैगाम लेता हूँ पॉडकास्ट में और मेरे यही पैगाम है जी, जितने भी लोग हैं आपस में, आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, किसी भी फ़िरके से है, सबको मोहब्बत दें, सबके साथ मोहब्बत से पेश